हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का भूगोल के अंतर्गत कृषि चैप्टर के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। भारत की आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार देश की आबादी का 49% कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता है। वर्ष 2018 से 19 में देश के जीवीए में इसकी हिस्सेदारी 16.1% है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अर्थात यूपीएयू के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक MS रंधावा द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम मोहिंदर सिंह रंधावा है। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक की सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है 2 या 2 से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही समय अर्थात एक ही फसल वर्ष में उगाना। एक ही साथ एक भूमि पर 2 या अधिक फसल उगाना अंतर फसली खेती कहलाती है। आगे है मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिससे खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है। सिक्किम पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ का अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा है। इस राज्य की कुल भूमि का मात्र 10% से भी कम भाग कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा प्रमुख अन्न उत्पादक राज्यों में से हैं। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंशदान सर्वाधिक है। भारत में 2014 से 15 के कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शुद्ध बुवाई क्षेत्र 46.02%, वन क्षेत्र 23.32% एवं अन्य क्षेत्र 30.66% है। विश्व में शीर्ष 10 चावल उत्पादक देशों में चावल की कृषि का लगभग 32.7% भारत में किया जा रहा है। भारत में खाद्यान्न के सकल क्षेत्र में से लगभग 33.7% भाग पर चावल की कृषि की जा रही है। वर्ष 2017 से 18 के आंकड़ों के आधार पर भारत में सर्वाधिक उर्वरक अर्थात NPK उपभोग करने वाले 5 राज्यों में क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं पंजाब हैं। यहाँ NPK का मतलब है नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। अब आइए चलते आगे पढ़ते हैं। वर्ष 2017 से 18 के आंकड़ों के आधार पर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वाले 5 राज्य क्रमशः हैं तेलंगाना, पंजाब, बिहार, हरियाणा एवं आंध्र प्रदेश तथा संपूर्ण भारत स्तर पर पुडुचेरी में खपत सर्वाधिक है। संतुलित उर्वरक का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। भारत में बीज ग्राम संकल्पना का मुख्य उद्देश्य एक समान विचारों वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना, जिसमें कि वे अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादित करने के साथ काम कर सके, जिससे स्वयं की तथा साथी किसानों को बीजों की जरूरतों को उचित समय और सस्ती कीमत पर पूरा किया जा सके। एग मार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पादन अर्थात ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। वर्ष 1938 के बाद से यह योजना अब तक लागू है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु कई कदम उठाए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा सतत मिट्टी की उर्वरता सुधारने, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के माध्यम से पानी की बढ़ी हुई क्षमता तथा सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार करने, परंपरागत कृषि विकास योजना अर्थात PKVY द्वारा जैविक खेती को समर्थन और किसानों की आय में वृद्धि हेतु एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन को समर्थन जैसे कई कदम उठाए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना पूरे देश में संचालित हो रही है और इसका क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है। हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोरा अर्थात लोबिया में 0.49% पाई जाती है। हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। ढैंचा में 0.42%, सनई में 0.43% तथा गवार में 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, किंतु सनई की बुआई से खेत को सर्वाधिक नाइट्रोजन 86 से 129 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। ढैंचा से 84 से 105 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ग्वार से 68 से 85 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा लोबिया से 74 से 88 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन खेत को प्राप्त होता है। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो इसका उत्तर है MS रंधावा ने। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक MS रंधावा द्वारा लिखी गई है। इसका पूरा नाम मोहिंदर सिंह रंधावा है। इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब अगला प्रश्न है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है कितने? तो इसका उत्तर है 20। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स अर्थात कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 20। अब अगला प्रश्न है,
पी सेनगुप्ता और जी सदाशिव ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो इसका उत्तर है 60। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना भारत सरकार ने 1968 में डॉक्टर पी सेनगुप्ता और रशियन भूगोलवेत्ता डॉक्टर गलिना सदाशिव के अध्ययन पर आधारित एक प्रबंध प्रकाशित किया, जिसमें भारत को 4 दीर्घ, 11 बड़े और 60 लघु कृषि क्षेत्रों में बांटा गया था। अब अगला प्रश्न है, कथन ए भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। कारण आर है, इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है बी, अर्थात ई तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत के शुष्क क्षेत्र में सिंचाई आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराकर इन क्षेत्रों में हरित क्रांति लाई जा सकती है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल है, परंतु वह निर्वाह प्रकृति की है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। अब अगला प्रश्न है, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता है या बाध्यताएं हैं? नीचे दी गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है बी, अर्थात केवल 3 इसमें बाध्यता है। क्या? तो निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामलों में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। चूंकि राष्ट्रीय बीज नीति 2002 अस्तित्व में है, अतः कथन एक असत्य है। ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियां सामान्यतः निम्न परिमाण और उच्च मूल्य वाले बीजों के उत्पादन में ही संलग्न है, जिससे कुछ चुने हुए कृषकों की आवश्यकता ही पूरी हो पाती है। गुणवत्ता वाले बीजों के संबंध में मांग पूर्ति अंतराल है, अतः कथन 3 सत्य है। अब अगला प्रश्न है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड अर्थात जो कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश में है किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। अब अगला प्रश्न है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? तो इसका उत्तर है GBPAU पंतनगर। अब अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 1960 में। अब अगला प्रश्न है, यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका उत्तर है 14%। खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक ही सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात नेट बुआई क्षेत्र 47%, वन्य 23% और अन्य क्षेत्र 30%। वर्ष 2009 से 10 के आंकड़ों के आधार पर भारत में शुद्ध बुआई क्षेत्र 45.82%, वन 22.92% तथा अन्य क्षेत्र लगभग 31.26% है। इस प्रकार सन्निकट विकल्प डी भूमि उपयोग वर्गीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। 2014 से 15 के कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार
शुद्ध बुआई क्षेत्र 46.02% है। वन क्षेत्र 23.32% हेक्टेयर एवं अन्य क्षेत्र 30.66% है। अब अगला प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय खाली स्थान को उगाने से है। तो इसका उत्तर है विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाने से। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना। उदाहरण स्वरूप इसके अंतर्गत चावल और मक्का की मुख्य फसलों से पहले बसंत, जौ, शीतकालीन गेहूं या आलू की फसल लगाकर अनाज की एक अतिरिक्त फसल के उत्पादन की अनुमति देता है। इस रूप में विकल्प ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो इसका उत्तर है सी अर्थात पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिससे खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। अब अगला प्रश्न है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। तो इसका उत्तर है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। अगला प्रश्न है, समांतर फसल का एक उदाहरण है। तो इसका उत्तर है गेहूं प्लस सरसों। समांतर फसल के अंतर्गत दो भिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें शामिल होती है। इसके बीच शून्य प्रतियोगिता होती है और दोनों फसलों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर विकल्प बी है। गेहूं तथा सरसों समांतर फसल का उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में खाली स्थान को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है। तो इसका उत्तर है सिक्किम। सिक्किम पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ पर अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा है। इस राज्य की कुल भूमि का मात्र 10% से भी कम भाग ही कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर है डी अर्थात बड़े खेतों की प्रधानता। भारतीय कृषि प्रकृति पर अधिक निर्भर है। यहाँ फसलों की विविधता तो है, परंतु अधिकांश फसलों में उत्पादकता का स्तर निम्न है। यहाँ पर सीमांत भूजोतों की बड़े खेतों की तुलना में अधिकता है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी अर्थात आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा होना, जोत का छोटा आकार और उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। भारत की आर्थिक समीक्षा 2017 से 18 के अनुसार देश की आबादी का 49% कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता है। वर्ष 2018 से 19 में देश के जीवीए में इसकी हिस्सेदारी 16.1% है। इससे स्पष्ट है कि कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं। उत्तराधिकार के आधार पर निरंतर विभाजन से कृषि जोतों का आकार भारत में लगातार छोटा होता जा रहा है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक भी भारतीय कृषि की एक मुख्य समस्या है। अब अगला प्रश्न है, कथन ए पारंपरिक खेती की आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कारण आर है, इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती। नीचे दी गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है बी अर्थात ई तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा बाजार उन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। भारतीय खेती के वैज्ञानिक खेती का रूप धारण करने में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, परंतु हरित क्रांति का लाभ आज तक जो भी दर्शाया जाता रहा है उसमें हरित क्रांति के कारण होने वाली सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षति को शामिल नहीं किया जाता है। अतः दोनों अलग अलग तथ्य हैं। ये दोनों तथ्य सत्य भी है, लेकिन ये एक दूसरे
तथ्य की स्पष्ट व्याख्या नहीं है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो इसका उत्तर है सहकारी कृषि। जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी और भू जोतों का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण है, जबकि सहकारी कृषि कृषि के विकास का एक साधन है। इसके तहत छोटे छोटे किसान संयुक्त रूप से कृषि कार्य करते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत में संकर अर्थात चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, तो राजस्थान में। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में से भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में था। वर्तमान स्थिति देश में कुल 157.14 मिलियन हेक्टेयर परिचालित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान राजस्थान का है, जिसके पश्चात क्रमशः महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश का स्थान है, जबकि देश के क्रियाशील जोतों में सर्वाधिक जोतों की संख्या उत्तर प्रदेश एवं बिहार में है। वर्तमान में औसत आकार प्रति जोत के संदर्भ में नागालैंड शीर्ष राज्य है। अब अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को समझा जाता है, तो इसका उत्तर है जीविकोपार्जन का साधन। भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। आपको आंकड़ा यहाँ नीचे दिया गया है, जिसमें बतलाया गया है कि उत्तर प्रदेश में 3,842.04 हजार टन कुल उर्वरक उपभोग में आते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 3,119.43। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका उत्तर है बोरा अर्थात लोबिया में। हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोरा अर्थात लोबिया में 0.49% पाई जाती है। हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। ढैंचा में 0.42%, सनई में 0.43% तथा गवार में 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है? तो इसका उत्तर है लोबिया। अब अगला प्रश्न है, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है यह सभी, अर्थात उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है? तो तमिलनाडु तट में। उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय भाग, गुजरात का सूरत क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सतारा क्षेत्र है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न भारतीय राज्य है। 2011 तक की स्थिति के अनुसार प्रश्नगत राज्यों का वार्षिक पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन इस प्रकार है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो इसका उत्तर है
पंजाब। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है। अब अगला प्रश्न है, हरित खेती में सन्निहित है, तो इसका उत्तर है सी अर्थात समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सन्निहित है। हरित खेती वास्तव में संरक्षण कृषि है। हाल ही के दिनों में शब्द हरित खेती विशेष रूप से चीन द्वारा उपयोग में लाया गया है। भारत में हरित खेती के विषय में उपयुक्त धारणा का प्रतिपादन डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है, तो इसका उत्तर जलवायु परिवर्तन। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत नरसिम्हा राव सरकार द्वारा वर्ष 1991 में की गई थी। तब से लेकर आज तक भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादन की पहुंच, नकदी फसलों पर अत्यधिक बल, आय और समानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती आदि शामिल है। वैश्वीकरण के तहत बड़े किसानों को अधिक लाभ होता है, जबकि छोटे किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पाता। जलवायु परिवर्तन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता, अतः विकल्प ए की व्याख्या असत्य है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना अर्थात सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो इसका उत्तर है बी अर्थात किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उसके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। बीज ग्राम संकल्पना का मुख्य उद्देश्य एक समान विचारों वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे कि वे अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादित करने के साथ काम कर सके, जिससे स्वयं की तथा साथी किसानों की बीजों की जरूरतों को उचित समय और सस्ती कीमत पर पूरा किया जा सके। अब अगला प्रश्न है, एक मार्क है तो गुणवत्ता गारंटी की मोहर। एक मार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद अर्थात ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। वर्ष 1938 के बाद से यह योजना अब तक लगातार लागू है, अतः सही उत्तर विकल्प डी है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं, तो इसका उत्तर है सी अर्थात 2, 4 और 5 अर्थात न्यूनतम जोत को अपनाना, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अपशिष्ट का उपयोग और 5वें स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण या फसल आवर्तनों को अपनाना। संरक्षण कृषि वह पद्धति है जिसमें कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ व टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सकती है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वातावरण व जैविक कारकों में संतुलित वृद्धि होती है। इसमें कृषि क्रियाओं उदाहरणार्थ शून्यकर्षण या अति न्यूनकर्षण के साथ कृषि रसायनों एवं अकार्बनिक व कार्बनिक स्रोतों का संतुलित या समुचित प्रयोग होता है ताकि कृषि की विभिन्न जैव क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव न पड़े। संरक्षित खेतों में न्यूनतम जुताई से फसल अवशेष मृदा की सतह पर बने रहते हैं। इससे मृदाक्षरण बहुत कम हो जाता है। सामान्यतः 30% तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा का
रहना अति आवश्यक है। संरक्षित खेती में फसल विविधीकरण एवं फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक है। सामान्यतः किसान एक ही प्रकार की फसल चक्र कई वर्षों तक अपनाते हैं, जैसे धान, गेहूं फसल प्रणाली। वर्षों से किसान एक ही खेत में लगा रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर सीधा असर पड़ता है। फसल विविधीकरण मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है तथा फसल संबंधित कीटों एवं रोग व्याधि को भी कम करता है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।